Good morning everyone. In the last classes we will discuss about Rutherford model and J.J. Thomson model. Now we will going to discuss about Niels Bohr model. Okay. So just we revise in the last time topic. लास्ट क्लासेज में बच्चों मैंने जैसा कि डिस्कस किया था आपके साथ में जो एटॉमिक थ्योरी वगैरह थी, इससे पहले 2 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अपन ने अपलोड किए हैं जिनमें अपन ने क्लासेज ली थी। उसमें फर्स्ट वाली क्लास में अपन ने बेटा डिस्कस किया था किस तरीके से एटम्स वगैरह के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इनकी डिस्कवरी वगैरह होती है। साथ साथ इनकी डिस्कवरी के अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या थी, किस तरीके से इनको डिसाइड किया गया। बाद में अपन ने चार्ज बाई मास रेशियो फाइंड आउट करना सीखा था। साथ साथ वहीं पे अपन ने कंसीडर करना सीखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किस तरीके से कंसीडर किया गया, मास और चार्ज वगैरह इन सब की हेल्प से, और इनके क्वेश्चंस किस तरीके से जनरेट होते हैं, सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। कुछ न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम देखी थी, मोल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है इसमें, वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट डिस्कस रिलेटेड टू योर नेक्स्ट मॉडल। ओके, सो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कौन कौन से मॉडल अपन ने देखे थे बच्चों। फर्स्ट देखा था अपन ने J.J. थॉमसन मॉडल। फर्स्ट अपन ने क्या देखा था, J.J. थॉमसन मॉडल। तो J.J. थॉमसन मॉडल बहुत सिंपल था एटॉमिक मॉडल की। जहाँ बात की जाए J.J. थॉमसन मॉडल में अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं था कि यहाँ पे सिंपली कि थॉमसन ने कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करना सिखाया था आपको कि जितने भी ये पार्टिकल्स वगैरह आते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं इनमें है। तो इस टाइप से उन्होंने बताया था कि जैसे एक, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ बस। इन्होंने एज इट इज़ ऐसे बताया कि जिस तरीके से एक वाटरमेलन आता है उसी तरीके से यहाँ पे एक एटम को अज्यूम किया उन्होंने, और उन्होंने सिंपली बताया कि जिस तरीके से एक वाटरमेलन में पार्ट आता है, इस तरीके से वाटरमेलन में जो पार्ट आता है, रेड पार्ट आता है जो फूडेबल पार्ट होता है, एज इट इज़ वैसा ही एक एटम को इन्होंने शो किया था। और इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया था, देखो यहाँ पे इस तरीके से रदरफोर्ड का मॉडल था आपके सामने, सॉरी थॉमसन का। उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये देखो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से एक वाटरमेलन स्ट्रक्चर आती है एज लाइक उन्होंने यहाँ पे एटम को कंज्यूम किया। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने अज्यूम किया। और जस्ट नेक्स्ट क्या बताया, जिस तरीके से एक वाटरमेलन में क्या आते थे, सीड्स आते थे, वैसे ही इसमें क्या हो गया, काफ़ी सारे ऐसे सीड्स जैसे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। एज इट इज़ उन्होंने सेम तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन समझाया था। इन्होंने सिंपली इस तरीके से एक्सप्लेन किया बच्चों कि यहाँ पे जैसे ये इसका स्टेबिलिटी का लॉजिक क्या दिया है इन्होंने, स्टेबिलिटी को लेके ये लॉजिक दिया कि जिस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज इसमें जो होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है बच्चे, ये डिस्ट्रैक्ट होता है ना, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है, एकदम कम्प्लीटली स्प्रेड होता है। तो इन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज है ना, स्प्रेड होगा एटम, और किस लाइक होगा, एज लाइक फूडेबल रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। सेकंड इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया जिस तरीके से यहाँ पे सीड डिस्ट्रैक्ट है, ये क्या है, सीड है, इनको इन्होंने नेगेटिव चार्ज बोला, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अज्यूम करके बताया इन्होंने नेगेटिव चार्ज, इट्स मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। और जिस तरीके से ये रेड फूडेबल पार्ट था, इसी का नाम दिया इन्होंने पॉजिटिव चार्ज, इट्स मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन को कॉन्ट्रीब्यूशन बताया। ओके, तो ये सिंपल सा रूल दिया था थॉमसन ने, जो बाद में फ्लॉप कर गया। रीज़न यही था कि स्टेबिलिटी का ये कोई लॉजिक नहीं होता है। एक्चुअली इन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग करके बताया वही सारी चीज़ें अपने डिस्कस कर ली थी। ओके, इसके बाद में सेकंड जो आता है बच्चों, सेकंड आता है बेटा आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। तो सेकंड वाला आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को लेके अपन ने डिटेल में डिस्कस भी किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था, रदरफोर्ड जो मॉडल था उसको अल्फा स्क्रेटिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब इस अल्फा स्क्रेटिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया बच्चों, सिंपली इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जैसे मतलब एक गोल्ड फॉइल ली। ओके, अब इस गोल्ड फॉइल में क्या करके देखा था, यहाँ से कुछ ऐसा पार्टिकल्स लिए जो कैसे थे, आपके रेडियो एक्टिव थे। रेडियो एक्टिव से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह रिलीज हो रहे थे, और जो रेडियो एक्टिव से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे रिलीज हो रहे थे, इन्हीं सभी को लास्ट में जिंक सल्फाइड की सरफेस पे यहाँ पे नोटिस किया। इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया था ट्रायल बेस। ओके, सो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किस तरीके से नोटिस किया गया, क्या एनालिसिस किया गया, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन। तो
तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी आपको मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था, क्या था इन्होंने, देखो सिंपली जो रिजल्ट निकल के आता है उस चीज़ को अपन समझेंगे इसको। यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्ड करा दी, इधर से क्या लिए बेटा, काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, इनके बम्बार्ड कराई इस पर, है ना, गोल्ड फॉइल पे। ये गोल्ड फॉइल की ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और इनको नोटिस किया गया था जिंक सल्फाइड पे। तो देन यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ ऐसे मूव करने लगे, ऐसे। बाकी मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ऐसे सीधे जा रहे थे, ऐसे चले गए, मैक्सिमम पार्टिकल्स ऐसे सीधे जा रहे, ओके। इस तरीके से ज़्यादातर पार्टिकल्स डायरेक्टली चले गए। अब मैक्सिमम पार्टिकल्स विदाउट मूव हुए यहाँ से डायरेक्ट जा रहे। इट्स मीन्स यहाँ पे वन चीज़ कंफर्म हो रही है कि जितने भी पार्टिकल्स यहाँ आते हैं, जितने पार्टिकल्स यहाँ आते हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स किस तरीके से मूव करते हैं, जितने पार्टिकल्स यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं, यहाँ से सारे पार्टिकल्स डायरेक्टली जा रहे हैं। इट्स मीन्स यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा था, देखो कुछ पार्टिकल्स यहाँ स्क्रेट होने लगे ना, डिस्ट्रैक्ट होने लगे पाथ से। तो यहाँ पे ये डिस्कस निकला कि इन्होंने 20,000 पार्टिकल्स लेके देखा था। कितने पार्टिकल्स लिए, 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसमें अप्रोक्सीमेट 1,000 पार्टिकल्स में, 1,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में कुछ पार्टिकल्स थे जो डिस्ट्रैक्ट होने लगे। इन्होंने रोटेशन किया, पाथ में चेंजेज आया, इनके पाथ में क्या आया, चेंजेज आया, इन्होंने अपना पाथ चेंज किया। इसके अलावा क्या था कि यहाँ पे नोटिस ये किया गया 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में एक अल्फ़ा पार्टिकल जो एकदम सेंटर की डायरेक्शन में जा रहा था, वो क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसे 180 पे रोटेट हो गया, ये वाला पार्टिकल्स। तो यहाँ पे 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में आपके पास में सिंगल अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा आया जो 180 पे रोटेट हो रहा था, ऐसा इन्होंने नोटिस किया। अब इनके क्या क्या कंक्लूजन पॉइंट्स आते हैं, क्या इसका मीनिंग निकलता है, वो सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे बच्चों अपन। तो ओवरऑल होता क्या है, इस चीज़ को अपन आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पे क्या हुआ कि जितने पार्टिकल्स थे वो सीधे जा रहे थे, यहाँ से कुछ रिपल्सन हुआ, इट्स मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये यहाँ पे कंक्लूजन निकला, ओके। अब ये पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी का नाम दिया गया न्यूक्लियस बाद में। तो इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कहाँ होता है, इसके सेंटर में होता है। इसके अलावा मैक्सिमम पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, यहाँ पे देखो तो सीधे जा रहे हैं, इट्स मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पार्टिकल सीधे जा रहे हैं मैक्सिमम पार्टिकल्स, इट्स मीन्स इसका मैक्सिमम पार्ट कैसा होगा, होलो पार्ट होगा, एम्प्टी पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है वो समझते हैं बस। यहाँ पे आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्यों पड़ती है गोल्ड फॉइल की। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स का एक ही रीज़न है, गोल्ड फॉइल की रिक्वायरमेंट्स इसलिए पड़ती है बच्चों, यहाँ पे उसका क्या होता है, मैलेबल और टेंसिल नेचर मैक्सिमम होता है। उसका क्या है कि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डक्टाइल ले सकते हो उसको, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट यूज होता है ना, यहाँ पे उसकी मैलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई होने के कारण उसको यूज किया। और यहाँ पे नोटिस किया गया कि जो आपका न्यूक्लियस आ रहा है उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका आइडिया कैसे लगा, क्योंकि यहाँ से देखो कुछ ना कुछ रिपल्सन हो रहा है, इट्स मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अब इसके जो मेन रिजल्ट रहते हैं वो क्या क्या होते हैं वो चीज़ें देखेंगे। भाई यार इसको स्टेबल रहने दे, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसी पे रहने दे, अब बाकी क्यों छेड़ रहा है इसको, ओके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आता है, यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा जितने भी अल्फा पार्टिकल्स वगैरह थे उनके साथ। अब होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं इन चीज़ों को आगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे जो रिजल्ट निकला, तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं अपन। इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों कुछ इस प्रकार आता है। इसका रिजल्ट इस तरीके से आता है अपने सामने कि सबसे पहले जितने भी अल्फा पार्टिकल्स वगैरह लिए गए ना, इन अल्फा पार्टिकल्स में हुआ क्या है, सबको यूज करके देखा गया, फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है वो चीज़ें अपन नोटिस करते हैं। तो रिजल्ट यही आया कि मैक्सिमम पार्टिकल डायरेक्ट जा रहे हैं विदाउट मूव किए। तो विदाउट मूव किए अगर अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट जा रहे हैं, इट्स मीन्स मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, होलो पार्ट होगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये आया, एटम्स मैक्सिमम पार्ट और ए होलो पार्ट बोल दो या और एम्प्टी। इसका मैक्सिमम पार्ट कैसा होता है, होलो होता है या एम्प्टी होता है। सेकंड कंक्लूजन ये आता है कि यहाँ पे जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आए ना, वो केवल सेंटर पे मूव करने लगे, इससे पहले कोई रोटेशन नहीं हुआ। तो इट्स मीन्स यहाँ पे देखो जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे उन पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पे रिपल हो रहा है तो वहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सेकंड रिजल्ट क्या आया, द पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम
इन present on center, this is called nucleus। ऐसा यहाँ का सेकंड कंक्लूजन आया कि मतलब इसका मैक्सिमम पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिव पार्ट है वो सेंटर पे प्रेजेंट होगा और वहीं को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ से मैक्सिमम पार्ट, यहाँ से देखो अल्फा पार्टिकल्स मूव कर गए लेकिन यहाँ सेंटर से नहीं कर पाए। इट्स मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो सेंटर होता है उस पर डेंसिटी क्या होती है, हाई। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये आया, डेंसिटी ऑफ एटम आर हाईएस्ट ऑन सेंटर, और इस सेंटर का ही नाम दिया था न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों, यहाँ पे अपन ये भी आइडिया लगा सकते हैं, जहाँ डेंसिटी हाई होती है वहाँ मास होता है हैवी। तो मास ऑफ एटम आर, मास ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ऐसा इन्होंने यहाँ पे आइडिया दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा, मास ऑफ एटम भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस में। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इधर से इधर रिवॉल्व करने लगे, इट्स मीन्स यहाँ से यहाँ ऐसे जाने लगे, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज होगा जो इनको अट्रैक्ट कर रहा था, और वो क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो इन्होंने बोला कि द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आर मूव, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल electrons are revolve in circular orbital, ऐसा इन्होंने यहाँ पे। ओके, इसके अलावा इन्होंने नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दिया बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया यहाँ पे कि जितने भी पार्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं ये सारे के सारे सर इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो कैसे रिवॉल्व करेंगे, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो मेन कंक्लूजन दिया वो साइज को लेके दिया। इन्होंने बताया कि जो एटम का न्यूक्लियस आता है उसकी साइज़ आती है 10⁻⁻15 मीटर, और यहाँ पे मैं बात करूँ एटम के साइज़ की तो वो होती है 10⁻10 मीटर। ओके, तो ये साइज का कंक्लूजन दिया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटा न्यूक्लियस और एटम की साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। न्यूक्लियस की साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अगर इसका मैं यहाँ पे ये देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल। ओके, ये एटम की बात हो रही है, यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है। अगर मैं दोनों में भी बेटा यहाँ पे क्या होता है, कई बार डेंसिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेंसिटी के क्वेश्चन से एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं, वैसे पूछे नहीं जाते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है अपने को पता है अच्छे से, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा यहाँ पे आपको वॉल्यूम का यहाँ से आइडिया लग रहा है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी आपको पता है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, यहाँ पे रेडियस पता है, तो वो सारी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो इसमें भी। ओके, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकते हैं। तो ये था बोर मॉडल। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या आती है, देखो ड्रॉबैक्स कुछ इस प्रकार आई कि ये जो है ना एनर्जी कंजर्वेशन लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसा कि यहाँ पे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स होंगे, ऐसे काफ़ी सारे ऑर्बिटल्स होंगे। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ऑर्डिनरी स्टेशनरी ऑर्बिटल होते हैं, कुछ इस तरीके से बता दिया ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे। इनमें अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लो रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा देन उसके पास वेलोसिटी भी होती है। ये चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर दी गई थी। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों रिवॉल्व कर रहा है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी भी है और इसके पास मास भी होता है। ओके, जहाँ वेलोसिटी और मास और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे देन वहाँ कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ रिलीज होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ रिलीज होगी तो ओवरऑल जो एनर्जी है बेटा इसकी वो क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व करेगा देन उसकी एनर्जी वगैरह क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ भाई रन करते जाओ, आप रन कर रहे हो ग्राउंड में, तो क्या आप कंटिन्यूस सेम एनर्जी से रन कर पाओगे? धीरे धीरे आपकी एनर्जी एफिशिएंसी दोनों क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। ऐसा ही एटम की थ्योरी में आया कि भाई एनर्जी कंजर्व कैसे हो रही है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, कन्वर्ट हो रही है। इट्स मीन्स इसकी ओवरऑल जो एनर्जी वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होनी चाहिए। अगर ओवरऑल एनर्जी रेगुलरली डिक्रीज होती है देन सिचुएशन क्या होना चाहिए था, इसकी एनर्जी डिक्रीज होते 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 ये लो 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 ऑर्बिटल में आते आते ऐसे फाइनली किस में आ जाना चाहिए था, न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए था। ऐसा तो हुआ ही नहीं। अगर ऐसा होता है बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन से अगर न्यूक्लियस में आ गए तो एटम का
मॉडल ही कहाँ रहा, एटम की स्टेबिलिटी कहाँ रही, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो मैक्सवेल रूल के बाद में इन चीज़ों को लेके ज़्यादा क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हुए, क्योंकि वहाँ उन्होंने काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी वगैरह इनके रिलेशंस वगैरह एक्सप्लेन कर दिए थे। इसको क्वांटम एनर्जी में और डिटेल में सीखना है अपने को। लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स आया, मेजर ड्रॉबैक्स यही था कि जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है उसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो वी विल रिक्वायर्ड ए न्यू एक्सपेरिमेंट, देन न्यू साइंटिस्ट नील्स बोहर कम। ओके, सो बोहर आए बेटा, और बोहर ने क्या बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोहर ने ये बताया कि यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स वगैरह होते हैं इनको एनर्जी कंजर्व करने का एक रूल दिया है। इन्होंने सिंपली एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एनर्जी कंज्यूम रहती है। तो बोहर ने बताया कि जैसे कोई भी एटम हो उसका सेंटर में तो एक न्यूक्लियस होगा, और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये ऑर्बिटल्स, उन्होंने बोला कि हर एक ऑर्बिटल एक फिक्स एनर्जी के साथ होगा और फिक्स डिस्टेंस पे होगा। इट्स मीन्स यहाँ पे ऑर्बिटल होगा तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि यहाँ भी ऑर्बिटल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इनके बीच में भी ऑर्बिटल्स हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार से नहीं होंगे। ओके, उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। जैसे मान लो ये ऑर्बिटल आ गया तो उसके बाद फिक्स एनर्जी गैप आएगा, देन ऑर्बिटल आएगा, उसके बाद में फिक्स एनर्जी गैप आएगा, फिर ऑर्बिटल आएगा। इस तरीके से इन्होंने सिंपली एक्सप्लेन किया कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिक्स रेडियस के साथ एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। वैसे इन्होंने इसका एनर्जी का वैल्यू भी बताया था। जैसे मान लो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल के लिए, ऐसे इन्होंने वैल्यू भी बताया। लेकिन ये कैसे कंसिडर करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रूव करूँगा 1 बाई 1 कि किस तरीके से अपन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बताया बेटा कि ये रेडियस R1 होगी, फिर R2 होगी, फिर R3 होगी, इनका भी वैल्यू फिक्स रहेगा। तो ओवरऑल इन्होंने बताया, देखो इससे पहले क्या बताया गया कि ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑर्बिटल्स तो कितने भी हो सकते थे। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे कितने भी ऑर्बिटल्स बना लो आप। ओके, ऐसे कहीं भी ऑर्बिटल्स आप बना सकते थे, ऐसा पहले था, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया कि ऑर्बिटल्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे ही बोहर आए तो बोहर ने इन चीज़ों को कन्फर्म किया कि ऑर्बिटल्स हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, वो एक स्टेशनरी सेंटर पे करेगा, स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं इनको। ये एक फिक्स एनर्जी लेवल पे ऑर्बिटल्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्बिटल्स वगैरह आएंगे उनकी एनर्जी लेवल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसलिए इनका रेडियस वगैरह सब कुछ फिक्स रहता है बच्चों। फर्स्ट थिंग तो ये थी। सेकंड, इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि जो ऑर्बिटल्स थी इनकी थ्योरी को लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ अब अच्छे से आपके सामने। तो ओवरऑल कुछ इस प्रकार से समझाया इन्होंने। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया जैसे न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद में एक फिक्स ऑर्बिटल आएगा, फिर ऐसे फिक्स एनर्जी गैप के बाद में ऑर्बिटल आएगा। यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा ऑर्बिटल्स के बिटवीन ऐसे फिक्स होगा, इन्होंने इस तरीके से बताया। अब यहाँ पे जैसे नया ऑर्बिटल आएगा तो वो भी एक फिक्स एनर्जी गैप पे आएगा कुछ इस प्रकार से। ओके, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ जो एनर्जी होगी, देखो यहाँ E1 होगी, यहाँ E2 होगी, यहाँ E3 होगी, E4 होगी। तो इन्होंने बोला कि जितना आप न्यूक्लियस के क्लोज रहोगे ना बेटा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। और अपने को अच्छे से आइडिया है, अट्रैक्शन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ एनर्जी हमेशा डाउन होती है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से बताया कि जैसे आप इनर ऑर्बिटल में जाओगे उतना एनर्जी डिक्रीज होगा, जितना आउटर आओगे उतना एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा। अब इसका एनर्जी कुछ अलग आएगा, जैसे -13.6 या -3.4, फिर आएगा -1.5। ये सब मैं प्रूव करूँगा कैसे आता है। लेकिन इस तरीके से बताया कि देखो जैसे जैसे आप बाहर आओगे ना, आउटर ग्लास की तरफ आओगे, वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होगा। ऐसे ही इन्होंने बताया कि इसकी रेडियस कुछ फिक्स आएगी, R1 आएगी, फिर इसकी रेडियस कुछ R2 आ जाएगी, फिर यहाँ पे रेडियस R3 आ जाएगी, यहाँ रेडियस जैसे R4 आ जाएगी। तो आप चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, अब ऑर्बिटल्स जो मिलेंगे आपको R4 वाले तो फोर्थ ऑर्बिटल फोर्थ रेडियस में ही मिलेंगे इस तरीके से। ओके, अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड रेडियस में ही ऑर्बिटल्स मिलेंगे। यहाँ जो ऑर्बिटल्स है इनका फिक्स टू फिक्स रहेगा सब कुछ, मतलब इनकी जो पोजीशंस है, जो साइज है वो एक्यूरेट रहेगी, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ जो चेंजेस आता है बच्चों वो सिंपल चेंजेस आते हैं। सिंपल चेंजेस कैसे आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को मान लो किसी भी आउटर क्लास में जाना है तो यहाँ पे दो फिनोमेना होंगे, या तो ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है यहाँ से आउटर साइड या इनसाइड। तो ओवरऑल क्या है कि यहाँ जो भी कुछ भी होगा वो फिक्स एनर्जी में होगा। फिक्स एनर्जी का मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे क्या कर सकता है बच्चों, देखो सिंपल बातें हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस है इसके पास में। मान लो ये अगर अपर ऑर्बिटल में जाना चाहता है, देन इट्स मीन्स यहाँ पे एनर्जी इसकी ओवरऑल डाउन है, इसकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, डाउन है। तो ये क्या करेगा, बाहर से आपको इसको कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड कराओगे
तो ये यहाँ से एनर्जी को गेन करेगा, जंप करके अपर ऑर्बिटल में जा सकता है। ओके, अगर मान लो मेरे को अपर ऑर्बिटल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डाउन वाले ऑर्बिटल में ले जाना है इधर, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर जाना है तो इसके पास देखिए एनर्जी पहले से एक्स्ट्रा है। देन सिचुएशन ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से एनर्जी को यहाँ रिलीज करेगा है। बाहर की तरफ एरो मतलब रिलीज कर रहा है, इनसाइड एरो मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे दो स्पेक्ट्रम और अपने को डिटेल में सीखने पड़ेंगे, एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम और रिलीजिंग स्पेक्ट्रम। लेकिन आइडिया लग जाना चाहिए कि एनर्जी का बेटा गैप है ना वो फिक्स होता है। अगर इसको नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाना है तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी ही पड़ेगी। अगर टॉप वाले एनर्जी लेवल से या आउटर क्लास से इनर क्लास में इसको आना है तो अपनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, जिससे एनर्जी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी उससे क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये नीचे आ पाएगा। इस तरीके का फिनोमेना होगा। और ये एनर्जी है ना बेटा, यह एब्जॉर्ब भी जितनी करेगा जितनी यहाँ पे गैप है, और रिलीज भी उतनी करता है जितना इनके बिटवीन गैप होता है। इस प्रकार यहाँ पे फिक्स होता है सब कुछ, ऐसा इन्होंने बताया बोहर ने। तो बोहर ने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हर एक चीज़ को कि किस तरीके से यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल की क्या होती है, स्टेबिलिटी होगी, शेप, साइज, रेडियस, एनर्जी, सब कुछ फिक्स होगा इनमें। मतलब रेडियस फिक्स होगी तो आपको पता है ओवरऑल यहाँ पे न्यूक्लियस से रेडियस फिक्स है तो उसकी साइज वगैरह सब ऑटोमेटिक फिक्स होने लगेंगे, और एनर्जी वगैरह एक फिक्स एनर्जी होती है। ओके, तो पर्टिकुलर ये होता है इसमें फिनोमेना। ऐसा रदर इसने नील्स बोर ने एक्सपेरिमेंट किया। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं अपन। तो होता क्या है, इस चीज़ में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा बच्चों कि यहाँ पे जो रेडियस वगैरह फाइंड आउट करना, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको ईजी लगे कि सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। तो जैसे मान लो मैं बात करूँगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसका न्यूक्लियस के साथ क्या होने लगेगा, एक अट्रैक्शन होने लगेगा। अब न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इधर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के पास आपको पता है वेलोसिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ इसका मास भी होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंट भी आएगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, और सर्कुलर पाथ पे जब भी वेलोसिटी होती है देन वहाँ पे कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली आता है। तो ओवरऑल क्या होगा, इस फिनोमेना को थोड़ा प्रैक्टिकली अपन फील करने का ट्राई करते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो वेलोसिटी है इसको इधर ले जाना चाहती है, और ये जो अट्रैक्शन है वो इसको इधर लाना चाहता है। तो फाइनली क्या होगा, ना तो ये इधर जाएगा ना इधर आएगा, ये इधर ऐसे जाने लगेगा। ओके, अब यहाँ आ गया तो इसकी वेलोसिटी तो इसको इधर ले जाना चाहती है ना, इधर ऐसे, और ये इधर खींचना चाहता है, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, फाइनली ऐसे आएगा। अब यहाँ जैसे ही आया तो इसकी वेलोसिटी क्या चाहती है, इसकी वेलोसिटी चाहती है कि ये इधर की तरफ चला जाए, ये चाहता है कि इधर की तरफ आ जाए, तो फाइनली ये घूम के ऐसे आएगा। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है ना, वो इसको इधर ले जाना चाहती है। ओके, और ये इधर ले जाना चाहता है, तो ओवरऑल इस तरीके से ये ऐसे आने लगता है। तो फाइनली इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। दो प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं यहाँ पे। एक तो अट्रैक्शन फोर्स है जो सेंटर की साइड है ना, एक देखो इंटरनल साइड है अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों, ये है अट्रैक्शन फोर्स है ना इंटरनल साइड, ये न्यूक्लियस के साथ होगा ऐसे, दिस वाला अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, एक फोर्स काम कर रहा है इसका बेटा यहाँ पे आउटर साइड जा रहा है, जिसको आप बेटा सेंट्री, इसको बोलेंगे इन साइड है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो आउटर जा रहा है उसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टू टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करेंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को आगे और प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, देखो यहाँ से ये रिवॉल्व करना चाहेगा इस डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ पे ये अट्रैक्ट करेगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ना, सिंपली यहाँ से देखो अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे ना तो ये इनसाइड जाएगा देन दिस साइड जाएगा, और ये सिंपली किधर आ जाएगा, इस प्रकार से ऊपर की तरफ आने लगेगा। ओके, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, देखो यहाँ से ये वेलोसिटी इधर ले जाना चाहती है, ये इधर खींचना चाहता है। तो फाइनली देखो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था यहाँ पे, देखो आप जो भी इलेक्ट्रॉन है इसका देखो यहाँ पे पूरे के पूरे रोटेशन में कहीं पे भी ये ना तो एग्जिट जा पा रहा है ना इनसाइड आ पा रहा है, अपनी पोजीशन को क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। इस प्रकार ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो किसी भी पाथ में वो अपने आप को मेंटेन करेंगे। अब जैसे मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँ कि आउटर क्लास में क्या होगा, जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जैसे ही ये इनर क्लास आया इनसाइड आया, तो कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर यहाँ तो अट्रैक्शन बढ़ गया। तो अट्रैक्शन बढ़ गया तो आप सोचो ना यार, आपका जो ओवरऑल रेडियस था, जो पाथ था, सर्कुलर पाथ था, वो उसकी भी तो डिस्टेंस कम हुई है।
तो आपको पता है बेटा जैसे ही आप पाथ कम करोगे देन आपका वेलोसिटी का जो इफेक्ट है एंगुलर मोमेंट वो भी तो इंक्रीज होगा। तो फाइनली आपके पास में क्या होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है, जितना अट्रैक्शन इंक्रीज उतना एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज, फाइनली दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही तो ओवरऑल एक दूसरे को बैलेंस करेगी। जैसे ही आप आउटर ऑर्बिटल में जाओगे दोनों चीज़ें डिक्रीज होगी देन भी एक दूसरे को बैलेंस करेगी। इस प्रकार ये फिनोमेना होता है। तो ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि हुआ क्या था बोहर मॉडल में, एक्सप्लेन क्या किया गया। एटम्स में कुछ इस प्रकार का फिनोमेना हो रहा था जिससे उसकी एनर्जी क्या रही थी बेटा, कंजर्व रह रही थी। अब इस एनर्जी को प्रूव करना होता है, तो कोई भी एनर्जी को प्रूव करने के लिए आप किसी भी एक फिक्स ऑर्बिटल में कंसीडर कर लेना। अब ऑर्बिटल अपन एन मान के चलेंगे जिसमें आर एन वगैरह कंसीडर करना सीखेंगे, जिसको लेके काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, और कुछ न्यूमेरिकल्स की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो रिसेंट टाइम में जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस बने हैं इसके। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखिए मैं बात करूँगा यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स को बना लेता हूँ जिससे पर्टिकुलर आपको आइडिया रहे करना क्या है। मैंने जैसा कि बोला कि यहाँ पे ये कोई भी nth ऑर्बिटल बना दिया मैंने सीधा। अब देखिए आपको पता है बेटा ये nth ऑर्बिटल होगा तो इसकी रेडियस Rn हो जाएगी। ओके, अब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस ऑर्बिटल का, मुझे ये पता है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी को मैं मान लूँगा यहाँ पे Vn। ओके, Vn मान के चलो या V मान के चलो, ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं nth ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने वेलोसिटी Vn मान दी। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चाहे n ऑर्बिटल में हो चाहे n-1 में हो n-2 में हमेशा फिक्स होता है, तो इसका मास मुझे पता है m है। ओके, अब मुझे कुछ नहीं आइडिया लगाना, मुझे ये पता है कि बेटा कहीं कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, उसका जो प्रोटॉन होता है उसी पे डिपेंड करता है उसका पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैं इसको जेड ही लूँगा। ओके, और यहाँ पे ले लूँगा ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो जिस प्रकार से आपने फिजिक्स में कुलाम्स लॉ पढ़ा था बच्चों, एज इट इज़ यहाँ पे काम करेगा ये लॉ। कुलाम्स लॉ में आपने क्या सीखा था कि दो चार्ज जैसे Q प्लस एंड Q माइनस एक दूसरे से अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, साथ साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके डिस्टेंस r के स्क्वायर के इन्वर्स में काम करता है। तो ऐसा कुछ सीखा था आपने कुलाम्स लॉ में, F प्रोपोर्शनल के F जो ये चार्ज लगेगा ये Q1 Q2 रहेगा, ये प्रोपोर्शनल रहेगा 1/r²। देन इक्वेशन फर्स्ट और 2 को आपने सोल्व करके कुछ ऐसा देखा होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², इस तरीके से। ओके बच्चों, जहाँ इसको आप रिमूव करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको सिखाया जाता है कि F = K Q1 Q2 बटे r²। ओके, तो F = आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इस तरीके से आपको फिजिक्स में इसको सिखाया जाता है। इसी को बोलते हैं बेटा अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स, इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। अब इस चीज़ को मैं प्रूव करता हूँ क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करता है, क्या नहीं होता है। यहाँ पे केमिस्ट्री की टोन्स में देखेंगे अपन, तो केमिस्ट्री की टोन में इसको देखेंगे तो बेटा ये इस तरीके से ना आके कुछ अलग फॉर्म में आएगा। उससे पहले आपको एक दो चीज़ें और क्लियर करा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो बोहर थे इन्होंने पहले ही बता दिया कि बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिटल्स में, और किस में ये रिवॉल्व करते हैं इस चीज़ को लेके इन्होंने बताया कि जो भी रिवॉल्व करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो वो रिवॉल्व करेगा ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम है ना वो इक्वल होना चाहिए h/2π के मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्होंने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम L है ना वो h/2π के मल्टीपल होना चाहिए। या इन्होंने बोला था कि यहाँ पे इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल का जो मूवमेंट है वो h/2π के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे h/2π को यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, h/2π के मल्टीपल होगा है ना, मल्टीपल नंबर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जैसे इसको उठाते हैं तो यहाँ आता है nh/2π। अब देखो आपको पता है बेटा n का वैल्यू यहाँ पे इंटीजर नंबर होगा, वो 1 2 3 यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ सकता है। h होता है अपने आप में प्लांक कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आपको थोड़ा सा माइंड रखना है। इस कंडीशन में यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आएगा, देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ओके, तो ये वैल्यू होता है बेटा nh/2π। h को बोला गया है बेटा प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोला गया है इसको, प्लांक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स है। प्लांक्स कांस्टेंट जो आता है वो आता है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। ओके, ये आपका प्लांक कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू ये रहेगा। ये थोड़ा सा रिकॉल रखना है अपने को माइंड में। अब इसके बाद में क्या आता है कि जो इन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 है तो h/2π 2 आ गया तो h/π। इस तरीके से मैं यहाँ पे सोल्व करा देता हूँ। चलो साइड में किस तरीके से आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूँ n का वैल्यू आने पे क्या क्या डिपेंड करेगा, तो यहीं पे देख लेते हैं। चलो इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए L = आ रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम है L का मतलब ये आ रहा है nh/2π। ओके, ये आ रहा है nh/2π। अब मैं कह रहा हूँ n = 1 लोगे तो ये आ गया h/2π। अगर n 1 की बात करें, n 2 की बात करोगे तो h/π आ गया, केवल 2 से 2 यहाँ फ्री हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो देखिए यहाँ पे h/2 की फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे देखो n थर्ड ऑर्बिटल की, तो यहाँ पे देखो n की जगह 3 रखोगे तो ये आ गया 3/2 h/π। ओके, इस तरीके से ये वैल्यू जाती है। अगर मैं n फोर्थ ऑर्बिटल की बात करता देन यहाँ पे n का वैल्यू देखो 4 आएगा तो 2 टाइम कट जाएगा और ये आ जाएगा 2h/π। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो ये आपके जितने भी एंगुलर मोमेंटम होंगे ऑर्बिटल के लिए वो सारे इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन सारी वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे और यहाँ पे रख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल्स इसमें क्या बन सकते हैं, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा। आपको h का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, ऑर्बिटल्स का नंबर दिया है, अब आपसे ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम पूछे जा सकते हैं इसमें। तो एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम फॉर थर्ड ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल। तो थर्ड सेकंड जो भी आपका क्वेश्चंस में गिवन होगा देन आपको क्या करना है, n का वैल्यू वो रखना है, h का वैल्यू आपको फिक्स पता है, 2 का वैल्यू भी फिक्स होता है बेटा, पाई का वैल्यू आप 3.14 ले लेना। इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे, इजीली क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे। ओके, अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट लेवल पे इसकी। तो नेक्स्ट लेवल पे जो बात होती है बेटा, अब एंगुलर मोमेंटम का आपको आइडिया है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L जो होता है वो NH/2 पे डिपेंड करता है। अब ये N होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। अब इस चीज़ों को मैं थोड़ा सा समझाऊं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टर्म्स में अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेके, तो ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि यहाँ पे ये कोई एटम्स था, ये कोई न्यूक्लियस था। तो इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यहाँ एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा जिसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दूँगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ना इसको सेंटर के इनसाइड अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब दूसरा एक फोर्स होगा बेटा इलेक्ट्रॉन के पास, आपको पता है वेलोसिटी और मास दोनों है। तो इसके पास जैसे ही वेलोसिटी होगी, जैसा कि मैंने आपको इसको स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, वेलोसिटी इसको एग्जिट कराना चाहती है यहाँ सेंटर से और ये इसको इनर कराना चाहता है। तो यहाँ ये देखो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप क्लास 11th में हो देन ये फिजिक्स में आपको बहुत डिटेल में सीखने को मिलेगा बेटा। मैकेनिक्स में कुछ बच्चों ने हो सकता है पहले से इसको स्टडी कर रखा हो अच्छे से। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा यहाँ पे 2 प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। ओके, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस है, ओवरऑल यहाँ पे जितना फोर्स इधर होगा उतना फोर्स अगर इधर है, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, देन ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहेगा इसी ऑर्बिटल में। अगर आउटर फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, इनर फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये एंटर कर जाएगा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, देन सिचुएशन ये क्या रहता है, एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। तो ओवरऑल अपने को यही समझाना है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल इक्वल कैसे होंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो कैसा फोर्स है, यहाँ पे देखो 2 डिफरेंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे और इस पे चार्ज है नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन जो भी चार्ज के बिटवीन अट्रैक्शन और फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं बेटा अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास मास वेलोसिटी दोनों है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अब मुझे 2 प्रकार के फोर्स मिल गए, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल इक्वल होगा एफ सेंट्रीफ्यूगल। ओके, मतलब फोर्स ऑफ सेंटर साइड इनसाइड और फोर्स ऑफ सेंटर के आउटसाइड, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे बच्चों। अब ये इक्वल कैसे हो गए, इन चीज़ों को प्रूव करना है अपने को। तो फटाफट जैसा कि आपको पता है अच्छे से कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे आप सोल्व करके देख सकते हो। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले भी बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पे आपने पूरा कूलॉम्स लॉ पढ़ा था कि F इक्वल प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, F इनवर्स होता है 1/r² के। जहाँ आपने इक्वेशन को सोल्व किया तो ऐसे आ गया था Q1 Q2/r²। जहाँ इसको हटाते हो तो आपको ऐसा कुछ आया था F इक्वल टू K मीन्स कॉन्स्टेंट आ गया था, जिसका वैल्यू भी आपको पता है अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्या होता है क्या नहीं होता, ये फिजिक्स की बातें हैं बच्चों। अब मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे चार्ज की फॉर्म में अप्लाई करता हूँ। तो चार्ज के फॉर्म में क्या वैल्यूज आ जाती है, यहाँ पे वैल्यू जो आ जाती है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ देखो चार्ज जो आएगा इसका ZE दिखा दूंगा, तो मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, F प्रोपोर्शनल आ जाएगा, है ना, ZE एंड E। ओके, यहाँ पे ये बात चार्ज इस वाले Z का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे ZEE बटे r², तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F इक्वल टू आ गया KZE² बटे r²। इस तरीके से आपके पास में आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे एटम के लिए आ जाएगा। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। ओके, अब मैं इक्वेशन 2 की अगर बात करता हूँ बेटा, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा एंगुलर मूवमेंट की। तो यहाँ से यहाँ देखो ये मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो यहाँ बात करेंगे अपन एंगुलर मूवमेंट की। तो क्या प्लानिंग है तेरे, बनाएगा? अब जो एंगुलर मोमेंटम आता है ना, कॉपी हो गया,
तो एंगुलर मोमेंटम जहाँ भी आता है वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे देखो मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो वो आपका कितना है, एफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये आ गया एम वी स्क्वायर बटे आर। ये एम वी स्क्वायर बटे आर को आप इलेक्ट्रोस्टैट एंगुलर मोमेंटम दिखा दो, ये आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे ये पता है कि बेटा ये जो फोर्स है इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है, इसको नाम दिया है इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, ये इक्वेशन सेकंड है ना, एल को इधर दिखा दो चाहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एल इक्वल टू आर। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन एल और आर आपको पता है बेटा, एल है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो आपका बेटा एफ है वो क्या है, सेंट्रीफिटल फोर्स। दोनों फोर्स को मैं एक दूसरे के इक्वल ले आता हूँ तो क्या रिलेशन आता है इसी को देखते हैं अब। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ जो सेंट्रीफिटल फोर्स है वो इक्वल होगा एल के। ओके, अब एल और एफ दोनों का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखा है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो एल का वैल्यू आपने देखा एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर होगा, यहाँ पे देखिए एफ का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था आपके पास में, के जेड ई स्क्वायर बटे आर, इस तरीके से आएगा। ओके, अब यहाँ पे आर स्क्वायर आया था इस तरीके से। अब यहाँ जो आर स्क्वायर आया था ना, ये आर स्क्वायर को मैं यहाँ से कट कर दूंगा, आर बच जाएगा इस तरीके से। मैं अब इस चीज़ को ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि जो एम वी स्क्वायर आता है बेटा, यहाँ पे ऐसा सीखा था कि एम वी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा था एन एच अपॉन 2 पाई के। ओके, तो यहाँ से मैं v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। v का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे v का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे ये v का वैल्यू आया v स्क्वायर का, तो इसको लोगे यहाँ पे रूट में आ जाएगा। एक मिनट जस्ट 1 मिनट। हाँ सॉरी, यहाँ पे बात कर रहे थे एंगुलर मोमेंट की, तो वो एम वी आर की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम आएगा एल आएगा, एम वी आर जो आएगा बेटा इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आएगा एम वी आर आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, इस तरीके से इन्होंने बताया था। तो एम वी आर, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एच अपॉन 2 पाई डॉट एम वी। ओके, इस वाला वैल्यू को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आर की वैल्यू आ गई। अगर मुझे वी का टर्म्स में फाइंड आउट करना है तो वी इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई आर एम। अब ये जो वी का वैल्यू है मैं यहाँ पे इक्वेशन में रख दूंगा यहाँ पे। अब वी का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये आ गया एम, यहाँ पे आ जाएगा एम बाई आर, ये ऐसे के ऐसे। यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह लिखूँगा मैं 2 पाई आर एम। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आर स्क्वायर एम स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये आ गया बेटा यहाँ पे सीधा सीधा, इसको ऐसे लिख देते हैं। चलो सोल्व कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे आ गया एम बटे आर, ये आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, ये इक्वल टू आ गया किसके, के जेड ई स्क्वायर बटे आर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर से ही कटेगा, आर कट जाएगा, स्क्वायर फ्री हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखो ये बच रहा है इस तरीके से। एक मिनट, चलो कंप्लीट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये आ गया v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर एम, इसको इक्वेशन में रख के देखते हैं। यहाँ पे r इक्वल टू ये था, यहाँ पे r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो ये फ्री हो गया था इससे डिवाइड हो गया स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या बचा था, r इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, के जेड ई स्क्वायर बटे एम। वी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 लिख दूँगा, 2 का स्क्वायर सीधा, तो पाई स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर एम, इस तरीके से आएगा। ओके, सो इसको सोल्व करके अगर अपन देखेंगे फाइनली तो अपने पास में आ जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहीं पे सीधा कर लेते हैं अपन। वी स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं, बाकी चीज़ें ऐसे कैसे रखते हैं। चलो इसको भी ऐसे कैसे रहने दो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसे कैसे, एम बटे आर ऐसे कैसे हो गया। वी स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, इस तरीके से आ गया।
ये आ गया के की जगह यहाँ पे ऐसे कैसे रहने देते हैं, यहाँ पे के जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर ऐसे कैसे रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर नोटिस करूँ तो आर स्क्वायर वगैरह सब कट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली, आर स्क्वायर से यहाँ पे आर स्क्वायर फ्री हो गया, यहाँ पे आर बच गया और यहाँ पे जो बचा है इस वैल्यूज को मैं इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे आर का वैल्यू जो इधर आएगा तो ये के जेड स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू है ना, आर इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया बेटा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, इसी के साथ आ जाएगा के जेड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यूज कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यूज है जेड को अगर मैं छोड़ दूँ यहाँ पे एन स्क्वायर और के को छोड़ दूँ तो सारी वैल्यू यहाँ पे कैसी आ रही है, कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं इनको सोल्व करने पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी एंगस्ट्रम में, वो आती है 0.529 इनटू यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, इस तरीके से। और ये सारी वैल्यू अपने को एंगस्ट्रम में फाइंड आउट करनी होती है। ये आएगा अपना फाइनल आंसर। ओके, लेट्स क्लियर। क्या हो एन स्क्वायर अपॉन जेड अकेला ही था, सॉरी। इस तरीके से है। ओके, सो रिकॉल कर लेते हैं फटाफट क्या हुआ है, किस तरीके से अपने फाइंड आउट किया है। सिंपली अपने को करना क्या था, देखो यहाँ पे मैं रिकॉल करा देता हूँ लास्ट से। अपने को ये पता है बेटा इसमें दो प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करेगा, एक तो इनसाइड लगेगा, एक आउटर साइड लगेगा। इनसाइड लगे उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, जो आउटसाइड लगेगा उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। अब आउटर फोर्स जो आ रहा है वो आपको पता है यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है इसके मूवमेंट के कारण, और यहाँ जो इनर फोर्स आ रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैंने उसका वैल्यू रख दिया यहाँ पे मैं बोल दिया कि जितना आउटर फोर्स होगा उतना ही अगर इनर फोर्स है, दोनों फोर्स इक्वल है देन ये बैलेंस होगा। तो मैंने आउटर और इनर बैलेंस किया है। आउटर और इनर को बैलेंस करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया बेटा, यहाँ पे दिखा दिया एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एफ इनवर्स होगा आर स्क्वायर। देन यहाँ पे Q1 Q2 की जगह यहाँ पे जेड ही आ गया, तो मैंने यहाँ पे सीधा रख दिया जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा जितना ये मूवमेंट करेगा उतना ही यहाँ पे आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। अब दोनों प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाया है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का आपका वैल्यू पता है, सेंट्रीफ्यूगल का पता है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बैलेंस करके रखा है। अब यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे सोल्व नहीं किया है, यहाँ पे कट भी नहीं करना है, इसको कट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब मुझे ये पता है कि बेटा जो एंगुलर मोमेंटम आता है वो NH/2π का मल्टीपल होता है, ऐसा इन्होंने पहले ही बताया था बोर मॉडल में। तो MVR = NH/2π रख सकता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे V का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है, R का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। तो R का वैल्यू क्या आ गया, NH/2π है MV। अब जो R का वैल्यू आया है, R के वैल्यू को मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर V से रिलेटेड दें तो आप R का वैल्यू रखना, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। अब मुझे फाइंड आउट करना था रेडियस, तो मैंने V का वैल्यू फाइंड आउट किया है। यहाँ V का वैल्यू आया NH/2πRm। अब जो V का वैल्यू आया है मैंने इस इक्वेशन में V की जगह रख दिया कि देखो M/R को तो ऐसे कैसे रहने दिया, V स्क्वायर की जगह मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो ये फाइनली इसके इक्वल आ रहा था। इसको अगर आप सोल्व करोगे बेटा तो फाइनली देखो R अपने को फाइंड आउट करना था। R स्क्वायर से R स्क्वायर चलता बना, इधर R को ले गया मैं, इधर R को ले गया तो क्या जेड स्क्वायर इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। अब ओवरऑल देखो यहाँ पे जो एच स्क्वायर होता है प्लांक कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स है, 4π का वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू चेंज आ सकता है, के का वैल्यू फिक्स था, सॉरी यहाँ पे ये जेड यहाँ पे बस रिमेनिंग रहा था, इधर एन था जो चेंज हो सकता था। तो ओवरऑल ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है इसको सोल्व करके अगर देखा जाता है तो इसका वैल्यू आता है 0.529। और यहाँ पे बच गया क्या, ऊपर की तरफ एन स्क्वायर बचा था, नीचे की तरफ जेड बचा था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया NH/2 और ये वैल्यू आते हैं एंगस्ट्रम में। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स क्लियर। अगर नहीं माइंड आया है तो मैं एक बार फटाफट रिकॉल करा देता हूँ फाइनली आपने किया क्या था। तो कुछ इस प्रकार किया था बेटा, आपने दो फोर्स लिए थे, एक तो सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। तो एक को तो सेंट्रीपिटल बोला, सेंट्रीपिटल इनसाइड था, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ था, यहाँ पे आउटर साइड था। तो सेंट्रीपिटल और फ्यूगल में क्या था, ये इनसाइड ला रहा था, ये आउटर साइड ले जा रहा था। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। ओके सर, ये टॉपिक मेरा बहुत से सर से पूछा लेकिन किसी ने इतना अच्छा नहीं समझाया जैसे कि आप समझा रहे हो सर। आपके समझाने की एक ही बार में माइंड में चले गया। थैंक यू सो मच फॉर ए बेस्ट टीच। थैंक यू सो मच, दैट्स माय प्लेजर। यू आर
कम टू ज्वाइन इन माई क्लास। ओके, सो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के फोर्स थे भाई, एक सेंट्रीफ्यूगल था जो इनसाइड आ रहा था, है ना, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे थे। कुल मिला के ऐसा था कि ये इनसाइड आ रहा था, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, तो इसको CP दिखा दिया। एक फोर्स जो इससे आउटर ले जा रहा था वो था सेंट्रीफ्यूगल। ओके, तो ये दो फोर्स आपको समझने थे। अब ये दोनों फोर्स को मैंने समझने के लिए सिंपल सा बताया कि यहाँ ये जो आता है mv² आ रहा है। ओके, ये जो फोर्स है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स था, तो ये आपको समझ में आ गया था कि यहाँ जो फोर्स आएगा वो आएगा kZe² r²। ओके, अब मैंने इन दोनों को सोल्व करना था, यहाँ पे स्क्वायर से ये उठ गया था, r बचा था। या तो ऐसे सोल्व कर सकते थे या इसको बिना सोल्व किए रहने देते। अब मेरे को ये पता है कि बेटा ये फोर्स क्या है और ये फोर्स क्या है। अब मुझे ये भी पता है कि बेटा आपने ये सीखा है कि mvr जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के मल्टीपल होता है। इस तरीके से इन्होंने पहले ही बताया था बोहर ने। अब मैंने इसी को सोल्व किया है बेटा कि यहाँ पे मैंने v का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो मैंने रख दिया NH/2π। अब m और r इधर आ जाएंगे तो ये आ गया था 2πmr। ये देखो आपके पास में इक्वेशन बनानी थी, बस ये इक्वेशन फर्स्ट बना दो चाहे तो, और ये इक्वेशन देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता था बेटा, देखो यहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ें मैं सिंपलेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप ये लिख सकते थे बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था उसको ऐसे लिख सकते थे, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोल सकते थे। ये कितना आ रहा था kZe² r²। इसको इक्वेशन सेकंड कर दो। और एक था आपका पास में, वैसे इसको फर्स्ट रहने दो यार, ये स्टार्ट में आई थी, इसको थर्ड बना देते हैं। इसके अलावा क्या आया था बेटा कि ये जो फोर्स था आउटर साइड था वो क्या आ रहा था, F जो सेंट्रीफ्यूगल था वो था mv²r। अब देखो इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 3, तो मैंने इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर किया था, बस 2 से 3 में वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया। तो 2 से 3 में वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया था, देखो यहाँ पे सिंपली आपके पास गिवन है सब कुछ, यहाँ पे v² का वैल्यू चेंज करना था। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी बेटा आपके पास में, mv²r था, तो मैंने v की जगह इसको रख दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू बनी थी वो m/r तो ऐसे कैसे रह गया, v का स्क्वायर था मतलब n² h² था, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर πr, m का स्क्वायर m² r²। अब देखो यहाँ m² से m ठिकाने लग जाएगा, r², यहाँ पे देखो यहाँ पे r² बच रहा है, इस तरीके से था। ओवरऑल फाइनल वैल्यू आपके पास में ये आ गई थी। ओके, इसी वैल्यू को उठा के इससे कंपैरिजन कराना था बस, किससे, kZe² से। तो इक्वेशन ये फोर्थ बन गया था, फोर्थ और 1 में कंपैरिजन कराया था फाइनली अपन ने। अब फोर्थ और 1 में कंपैरिजन कराया तो किस तरीके से कराया, देखो यहाँ पे इस तरीके से कंपैरिजन कराया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आ गया देखो, फोर्थ 1 क्या था आपका, kZe² था बच्चे, और यहाँ पे था r²। इसको कंपैरिजन करा दिया किससे, m/r, है ना, m तो कट ही गया था, यहाँ पे आ गया n² h², ये आ गया बेटा 4π²। अब m बचा है यहाँ और ये r² बचा है। अब r² को यहाँ से ठिकाने लगा सकते थे आप आराम से, यहाँ से ये ठिकाने लग गया, केवल r बचेगा। r का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ऊपर क्या, अब देखो यहाँ पे क्या बचा था फाइनली आपके पास में, कुछ ऐसा बचा था, यहाँ पे k इधर जाएगा बेटा, तो यहाँ क्या बचा, केवल r आ गया इधर। अब इधर देखो n² h² ऐसे कैसे था, मैं पूरा सोल्व कर रहा हूँ, वापस इसको प्रूव कर रहा हूँ कैसे क्या है। ओके, अब बचा क्या था आपके पास में बेटा, यहाँ पे देखिए इधर क्या आया था, एक तो बचा है क्या, z। ओके, तो यहाँ पे क्या करना था, बस z को रखना था और बाकी चीज़ें वैसे की वैसे। लो चलो, z e का स्क्वायर था, यहाँ z का स्क्वायर नहीं था, k इधर आया था, इसके अलावा kZe² गया था ना। तो इधर देखिए बच्चों, यार ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पे आप देख लेना, बस क्या करना था, यहाँ पे k बचा था, यहाँ पे देखो ये आ गया, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ओवरऑल फाइनली आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट इस तरीके से आ जाएगी कि आप इसको सोल्व करोगे आराम से, सीधा सीधा वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। ओके सर, पर मैं जयपुर से हूँ सर, बाकी सर मैं आ जाता है, मेरी भी बहुत ही अच्छा है अपने पढ़ने से, पर सर मैं जयपुर से हूँ। वैसे सर आपकी कोचिंग की लोकेशन कहाँ है? ये अपनी कोचिंग भाई यहीं है भीलवाड़ा की तरफ, जयपुर अपना होम टाउन जैसा है, एक तरीके से आना जाना लगा रहता है। ओके, थैंक यू। सो देखिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट देखते हैं इनको अच्छे लेवल पे इन चीज़ों को समझते हैं किस तरीके से क्या होता है। सो न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं इसमें। न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जा सकते हैं कि फाइंड आउट द, देखो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल समझाते हैं ना, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिटल 4। अब देखिए क्वेश्चंस न्यूमेरिकल अगर समझ में आए तो आपको कुछ मीनिंग निकलेगा। यहाँ पे सेकंड ऑर्बिटल रेडियस 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो किसके लिए पूछा है, एक तो बोला है बेटा h-
एक बोला है हीलियम प्लस के लिए, सॉरी H माइनस नहीं, H के लिए आएगा केवल, H प्लस एक पूछा है Li प्लस। पहले सेकंड ऑर्बिटल फिर थर्ड के ऑर्बिटल की भी इसी में कंसिडर करके देख लेते हैं। ओके, तो करना कुछ नहीं है बेटा, n का मतलब ऑर्बिटल होता है, z का मतलब एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या लिखा था फाइनली, यहाँ पे आ गया था 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो बस कुछ नहीं करना है यार, फॉर्मूला रख दो बस। तो क्या करना था, देखो यहाँ पे r की वैल्यू पूछा है Rn। अब r सेकंड ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए बेटा 0.529, ये एंगस्ट्रॉम वैल्यू आ गई, एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन का वैल्यू मतलब एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है बेटा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। अगर लिथियम की बात करता है यहाँ पे, तो जेड कितना आता है, देखो जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 2 आ जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही था। ओके, सेकंड ऑर्बिटल तो सबका यही आएगा एन स्क्वायर का मतलब वही 4 आ जाएगा। सेकंड की बात कर रहा है, जेड आप चेंज हो गए बस, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर बेटा मैं यहाँ पे हीलियम की बात कर लिया प्लस की, अब लिथियम की बात करता प्लस की, देन ये सेम तरीके से आएगा 5 × 3 9 इंटू यहाँ पे 4/3 आ गया। ये है वैल्यूज आ जाएगी। आके सोल्व करते रहना, बाकी चीज़ें इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। सर आप वहाँ आ जाओ जयपुर, यहाँ भी एक ब्रांच और खोल लो। खोलेंगे यार ब्रांच, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इतना है नहीं, बैलेंस वगैरह सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे अगर मैं बात करता बेटा थर्ड ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पे R3 बोल दूंगा मैं इसको, थर्ड ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो वैल्यू आ गया 0.529। ओके, ये एंगस्ट्रम में आएंगी सारी वैल्यूज, यहाँ भी। इसमें क्या करना है, इनटू कर देना बेटा। यहाँ पे देखो n का वैल्यू कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो 9 डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल कौन सा पूछा है। अब ऑर्बिटल कौन सा पूछा है, देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 आ गया, सॉरी 1 आता है एटॉमिक मास, यहाँ पे आगे जाएगा। अगर ये बात करता बेटा किसके लिए, हीलियम के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। और अगर R3 की बात करता है किसके लिए, लिथियम के लिए, तो यहाँ पे आ जाता है 9 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से ये वैल्यूज आती हैं, इनको सोल्व करते रहना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। जनरली आपको ये वैल्यू माइंड रखनी होती है। एंगस्ट्रम में चेंज वगैरह करा सकते हैं, तो कैसे चेंजेस करते हैं वो सारी चीज़ें आपको आइडिया दे दिया। ओके, सो फाइनली अपन ने अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से आपका रूल वगैरह अप्लाई होते हैं, किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो रेडियस वगैरह। नेक्स्ट क्लासेज में बेटा अपन इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग ऑन, लव यू ऑल। चलो।